अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आप लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि सबसे पहले अपने रिवायती हरीफ भारत को 10 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और उसके बाद तुम दबाकर भागने वाले कीवीज के बीच शाहीनों ने पर उतर दी है। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, शाहीनों की 5 विकेट के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। 8 गेंदें भी बचा के लेकर गए, लेकिन दरमियान में जब पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही थी, कहीं ना कहीं ये कौम तशवीश में मुब्तला हो गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराना रंग दोबारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे प्लेयर्स पे, क्योंकि 5 आउट हो गए थे 87 रन पे, 135 रन हमने बनाने थे। लेकिन वेल प्लेड शुएब मलिक, उनका एक्सपीरियंस जिनके बारे में हम अक्सर अपने शो में गुफ्तगू करते रहे थे, दैन आसिफ अली, जबरदस्त किस्म से उन्होंने मैच को फिनिश किया। 27 रन 12 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से बनाए और पाकिस्तान टीम मैच जीतने में कामयाब हो गया। वर्ल्ड टी20 अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की कंट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम नहीं लेती। क्रिकेटर्स के हवाले से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कल शुएब अख्तर का मामला भी तो आप लोगों को याद होगा कि क्या कुछ हुआ वहां पर जब एक शो हो रहा था नेशनल टीवी पर। खैर वो सारे काबिल एहतराम लोग हैं, शुएब अख्तर और जितने लोग भी बैठे हुए थे, वो उनका अपना मामला है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन क्या किसी स्टार को इस अंदाज से ट्रीट करना चाहिए प्रोग्राम में जब इंटरनेशनल स्टार भी बैठे हो? ये एक सवाल बस जहन में आता है। ब्रेक के अंदर इशारा कर देते भाई आप चले जाएं, आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो लाइव ही करना, ये एक लोगों को थोड़ी सी तशवीश है इस बात के ऊपर। कोई कह रहा है कि ये तो ड्रामेबाजी की है। मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ मुंह, मुख्तलिफ लोग, जितने मुंह उतनी बातें तो होती है ना। फिर जब इस तरीके का इंसिडेंट हो जाए और शुएब अख्तर भी उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो तो फिर बातें हो रही होती हैं। आज भी हरभजन सिंह, शुएब अख्तर की नोक झोंक जो पाकिस्तान भारत मैच के दरमियान थी वो भी चलती रही। अब नस्ल परस्ती के हवाले से जिस तरीके से घुटने पे बैठते हैं तमाम प्लेयर्स, पाकिस्तान तो खैर अपने अंदाज से सीने पे हाथ रखते हैं और सबको एहसास दिलाते हैं कि हमें इस बात का एहसास है, लेकिन क्विंटन डी कॉक का ना बैठना और उसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर देना, ये जो नस्ल परस्ती हम देखते रहते हैं साउथ अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला ग्रेट ने भी जिस तरह एफर्ट किए थे इस सिलसिले में, शायद अभी तक साउथ अफ्रीका से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज जो मैचेस खेले गए उसमें ऐसा लग रहा है कि बंगाल टाइगर्स तो अब टाइगर की जगह पूसी कैट बन गए। जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है कि 124 रन बनाकर आज भी वो 9 विकेटों पे बना सके अपने 20 ओवर में, और इंग्लैंड की टीम ने बहुत आसानी के साथ टारगेट हासिल कर लिया जैसन रॉय की वजह से, जिन्होंने 61 रन की धुएंधार इनिंग खेली और अपनी टीम को फतह दिला दी। 8 विकेट के बड़े मार्जिन से कई सारे ओवर्स भी बचा के गए। लेकिन टाइगर समझ में नहीं आ रहा है कि टाइगर्स को हुआ क्या है। टाइगर्स आजकल टाइगर बिस्किट नहीं खा रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल जरा एंटरटेनमेंट चल रही है तो हम भी जरा अपनी गुफ्तगू को ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो शख्सियत हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है कि जिन्होंने इंडिया के मैच से पहले भी कहा था कि पाकिस्तान को आप राइट ऑफ ना करो। एट द सेम टाइम शुएब मलिक के लिए वो पिछले 6 महीने से लड़ रहे हैं कि शुएब मलिक अगर आपके पास एक्सपीरियंस की सूरत में मौजूद है तो फिर आप उन्हें क्यों नहीं शामिल करते। इसके अलावा कई ऐसी चीजें जो उन्होंने आपके साथ, आप देखते रहते हैं कि जो शो में कहीं और फिर वही चीजें इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई दी। पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, फील्डर वर्ल्ड क्लास, जो आप अपनी टीम को देख रहे हैं, फील्डिंग में जान नजर आ रही है, क्रिकेट एनालिस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब शो का है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हारून भाई, कीवीज के भी पर उतर दिए भाई शाहीनों ने। इस वक्त परवाज बहुत बुलंद है शाहीनों की। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक ओवरऑल बड़ी अच्छी तरह टीम जेल हो गई है और उनको हर प्लेयर को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा हो गया है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज होती है किसी भी टीम के लिए, और खास तौर पर पाकिस्तान के दोनों मैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, टफ टीम्स के साथ थे, टॉप टीम के साथ थे, और इन दोनों को जीतने से पाकिस्तान का इस वक्त मोरल बहुत ज्यादा बुलंद हो गया होगा। बाकी रिमेनिंग 3 मैचेस इसमें अफगानिस्तान को मैं समझता हूँ कि ट्रिकी हो सकती है, बट जो स्कॉटलैंड और नमीबिया, प्रॉब्ली पाकिस्तान को कोई ऐसे इशू नहीं होना चाहिए। मैं तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ साथ ही दूसरी तरफ मैं जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, मुझे वो भी बहुत स्ट्रांग टीम नजर आ रही है उस ग्रुप में। सो मैं ये फील करूंगा कि पाकिस्तान कोशिश करे कि नंबर 1 फिनिश करे यहाँ पर अपने ग्रुप में, और दूसरी तरफ वहां से इंग्लैंड नंबर 1 फिनिश करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये दोनों सेमीफाइनल में आपस में क्लैश करें, क्योंकि दोनों की टीमें बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हैं बॉलिंग और बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। 3 उनके पास आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं और इसी तरह उनके पास 3 आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर्स हैं।
इसी तरह पाकिस्तान के पास भी हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान को इंश्योर करना चाहिए कि नंबर 1 पे फिनिश करे, वरना फिर ये हो सकता है कि आप सेमीफाइनल में क्लैश कर जाए इंग्लैंड से, जो कि एक बहुत डू एंड डाई सिचुएशन हो सकती है। इंग्लैंड की टीम की बैटिंग बहुत डीप है और वो आई थिंक अभी मैं इंडिया को रूल आउट तो नहीं कर रहा, लेकिन नंबर 2 के ऊपर अगर पाकिस्तान फिनिश करती है तो बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं कि इंग्लैंड वहां नंबर 1 फिनिश करेगा। सो 1 और 2 आपस में लड़ेंगे, इसलिए मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन की तरफ जाना चाहिए अपने ग्रुप में। बिल्कुल अरुण भाई, बिलाशुबा आपने जो बात की, नंबर 1 टीम है इंग्लैंड, अगर वर्ल्ड की भी नंबर 1 टीम है इस वक्त T20 फॉर्मेट की हम देख लेते हैं, एट द सेम टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी, ओडीआई के भी वो हैं, और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन कि वो फास्ट बॉलर को यूज नहीं कर रहे हैं, वो लिविंग स्टोन को के जरिए भी विकेटें हासिल कर रहे हैं, वो भी 3 ओवर में 15 रन देके और 2 आउट कर देते हैं। मोइन अली आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिनर्स पे उनका भी फोकस दिखाई दे रहा है। और मैं जरा पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बात करता हूँ, फिर आज बांग्लादेश वाले मैच में भी बात करेंगे। जरा कुछ कीवी से पाकिस्तान टीम पे हमारी डिस्कशन होनी चाहिए। हम भाई, इज देयर एनी वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर बैटिंग, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ कल हमें परेशानी हुई? देखो नसीम, हम अपने प्रोग्राम्स में ये बात कर रहे हैं कि जो यूए की पिचेस है ना, ये वो वाली पिचेस नहीं है कि आप आते ही मार धाड़ शुरू करते हैं। यहाँ पिचेस लो बाउंस है, स्पिन हो रहा है, स्लोअर बॉल जो फास्ट बॉलर करता है तो वो पिच पे ग्रिप करता है, जिसकी वजह से आप थ्रू द लाइन नहीं खेल सकते। और यही रीजन है कि आप देख रहे हैं कि बॉलर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। नॉर्मली आप T20 क्रिकेट में बॉलर्स को डोमिनेट करता हुआ नहीं देखते, क्योंकि ऑन द अप बॉल आता है उसको मारते हैं, अच्छी पेस होती है। देखें ना, वेस्ट इंडीज स्ट्रगल कर रही है, इसी तरह दूसरी टीमें भी स्ट्रगल कर रही हैं जो कि फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक्समैन है जिनके पास, जो कि स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान का जो मिक्स है वो बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है इस यूएई की कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्होंने 2 मैच जीतने के बाद कॉन्फिडेंस भी है। कल हमने ये देखा कि थोड़ा सा हिकअप आया, लेकिन जैसे कि आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि हम यही तो चाह रहे थे कि आपके पास मैच फिनिशर्स नहीं थे नीचे। अगर आप देखें पिछले 6 महीने में शोएब मलिक के आने से आपको ये फर्क पड़ा, प्लस शोएब मलिक एक एक्सपीरियंस प्लेयर जब सामने मौजूद होता है तो अपने साथ दूसरे प्लेयर को खिलाता है। जैसे कि आपने देखा कि आसिफ को उसने जो मशवरे दिए, जिसके नतीजे में आसिफ ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल के पाकिस्तान को ये मैच जिता दिया। तो इसी किस्म की सिचुएशन जो है वो आप पाकिस्तान को बाकी मैचेस में भी करनी होगी। अब बावजूद इसके कि आसिफ, देखिए ना, हम क्या कहते हैं कि टॉप 6 बैट्समैन को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कल पहली मर्तबा आप पाकिस्तान के टॉप 6 बैट्समैन ने आपको मैच जिताया। आपको शादाब खान की जरूरत नहीं पड़ी, आपको नीचे और किसी हसन अली की जरूरत नहीं पड़ी। सो यही वो चीज जो है इनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मैं ये फील करता हूं कि पाकिस्तान रियल सेंस में इस वक्त एक थ्रेट है तमाम टीमों के लिए। जिस अंदाज में खेल रहे हैं, जिस अंदाज में फील्डिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से हर एक की मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं, जो अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं। सो आई विश कि इसको ये कंटिन्यू करते रहे और कहीं भी रिलैक्स ना हो, कंप्लेसेंट ना हो, जहां से ये प्रॉब्लम शुरू होती है कि पाकिस्तान एकदम से अच्छा करते करते नीचे गिर जाता है। और भी मेरिट का कितना बड़ा दखल होता है? जैसे आप काफी अरसे से बात कर रहे थे कि देखिए सरफराज का एक्सपीरियंस है, आप वर्ल्ड T20 में सरफराज को होना चाहिए। शोएब मलिक की आपने बहुत बात की कि शोएब मलिक क्यों नहीं है, आपको जरूरत है यहाँ पर, जब आपकी मिडिल ऑर्डर आपकी सेटल नहीं हो रही है तो शोएब मलिक को यहाँ पर होना चाहिए। कई सारे प्लेयर्स पर आपने बहुत जोर दिया था। जब मैच हो जाती है टीम के अंदर तो ऑटोमेटिकली हारून भाई हम देखे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में भी निखार आ जाता है, उनकी परफॉर्मेंस भी एकदम चेंज हो जाती है। देखो नसीम, यही तो वो चीजें थी। हम एक माइंडसेट बना हुआ था, जो आपने भी बात की ना, एक्चुअली वही बात जो आप माइंडसेट की हमेशा करते रहते हैं। वो माइंडसेट क्या है? पिछली टीम मैनेजमेंट में माइंडसेट ये था कि हम यंग लड़कों को ले जाएं, हमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स की जरूरत नहीं। वेयर एज हम हमेशा से ये बात कर रहे थे कि आपको मिक्स एंड मैच की जरूरत है। आपको बिल्कुल एकदम रॉ और ऐसे प्लेयर्स जो कि सिर्फ हिटे मारना जानते हो, सिर्फ उन्हीं की जरूरत नहीं है। और अल्टीमेटली अगर ये T20 का टूर्नामेंट ना होता नेशनल पाकिस्तान का, तो मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान की वही टीम जाती जो पहले अनाउंस हो गई थी। इस T20 ने एक थोड़ा सा हौसला दिया, जिसमें शोएब मलिक ने आगे अपनी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस को बताया। हफीज आपके पास ऑलरेडी मौजूद थे, सरफराज ने 2 मैचेस में अपने टीमों को मैच जिताया। सो मेरे अपने नजदीक जो मैं ये फील करता हूं कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि पाकिस्तान का नेशनल T20 टूर्नामेंट पहले हो गया। जो मैं आपको हमेशा से सरफराज की भी जो बात करता था, मैं इसलिए करता था कि सरफराज उस वक्त मिडिल ऑर्डर में इनके पास मौजूद थे। उस वक्त शोएब मलिक मौजूद नहीं थे उस टीम में, इसलिए मैं जोर देता था कि सरफराज को खेलना चाहिए, नंबर 6 पे बैटिंग करनी चाहिए,
ताकि वो मैच को फिनिश करे, जो कि टीम मैनेजमेंट ने नहीं किया। अब ठीक है, वो टीम का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त मैं ये फील करता हूँ कि जरूरत अभी महसूस नहीं हो रही 11 में, लेकिन यू नेवर नो, आगे चल के देखेंगे जब और मैचेस होंगे। सो ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान की टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बना हुआ है। इन प्लेयर्स के आने से, जो 3 चेंजेस हुई हैं, इनके आने से पाकिस्तान की टीम एक बहुत मजबूत टीम की सूरत में यूएई की कंडीशंस में आ गई है, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी इसको ये फेवरेट टीम करार दी जा सकती है। और भाई वीक एलिमेंट क्या लग रहा है आपको अपनी टीम में? पॉजिटिव एलिमेंट तो बहुत लग रहे हैं, फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत जबरदस्त है, बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, जिसपे मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन अब भी कोई एक वीक एलिमेंट आपको लगा? हफीज की फॉर्म या हसन अली के बारे में भी लोग बात करें, मैच विनर। बिल्कुल बिल्कुल, देखें, ये एक तो हफीज का मैंने आपको पहले से ही जिक्र किया हुआ है कि हफीज क्यों 2 से 3 मैच लेंगे अपनी फॉर्म को लाने के लिए, बिकॉज हफीज का सीपीएल का सीजन इतना अच्छा नहीं गया। फिर जब वो वापस आए तो वो बीमार हो गए और उन्होंने नेशनल टी20 का कोई भी मैच नहीं खेला। फिर जब वो वार्म अप मैच के लिए गए तो एक मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, एक मैच में बैटिंग आई। और वो बीमारी के बाद जब आप आते हैं तो आपकी मैच फिटनेस के लिए आपको 2 से 3 मैचेस चाहिए इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। देखिए, बॉलिंग तो कर लेंगे, बॉलिंग में आपको जो है ना, आपको हाथ घुमा के आपको उस जगह पे फेंकना होता है बॉल। वेयरएज बैटिंग में आपने पिच को रीड करना होता है, आपका फ्लो बनता है, आपका फुटवर्क बनता है, जो कि 1 से 1.5 महीने क्रिकेट ना खेलने से उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया होता है। तो इसलिए जब 1 से 2 मैचेस इनको मिलेंगे, मुझे उम्मीद है ये बेहतर हो जाएंगे। दूसरा जो कल मुझे एक छोटा सा जो पाकिस्तान की खामी नजर आई, उसमें मैंने देखा कि फील्डिंग में कई कई लैप्सेस नजर आए। सो पाकिस्तान को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये जो 2-3 वीकनेसेस हैं, क्योंकि एक बुरी फील्डिंग और एक ड्रॉप कैच या 1-2 अगर आपने ओवर्स मिस कर दी, जैसे अगर हफीज जैसे आउट हो गए थे, उसके बाद अगर शोएब मलिक भी जल्दी आउट हो जाते तो पाकिस्तान की टीम में प्रॉब्लम हो सकती। तो ये चीज जरूरी इनको इंश्योर करनी चाहिए कि कहीं भी ये ऑपोजिशन को मौका ना दे अपनी गलतियों से। अपनी गलतियों क्या, वो कुताहियों से। गलती कुताही यानी कि मैंने अच्छी फील्डिंग नहीं की, मैं समझा कि मैं बॉल उठा लूंगा, आपके पैरों में से गेंद निकल गया, चौका हो गया। आपने कहा मैं कैच कर लूंगा, आप आए बड़े रिलैक्स वे में, आपने कैच छोड़ दिया। आपने कहा मैं हिट मार के छक्का मार दूंगा, आप नहीं मार सके, आप कैच हो गए। सो ये वो एलिमेंट है कि टीम की सिचुएशन को देखें, 6 रन ओवर, 7 रन चाहिए, 8 रन चाहिए, आपने उसके मुताबिक कब आपको बाउंड्री चाहिए, कब नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हर बॉल के ऊपर बाउंड्री मारे। बिल्कुल, हर गेंद पे बाउंड्री लगती भी नहीं है अरुण भाई, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अरुण भाई, आप ये जो 10 विकेट से इंडिया को हरा के आए, तारीख में पहली मर्तबा हमने इंडिया को वर्ल्ड कप के मैच में शिकस्त दी। वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम हरा चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा शिकस्त दी थी और ये बड़ा एक लगा हुआ था, हमने हराया नहीं, लेकिन वो भी 10 विकेटों से जीत गए। देन हमने नेक्स्ट मैच के अंदर न्यूजीलैंड को 134 पे बुक कर लिया। तो कुछ बैटिंग इजी तो नहीं लगी कि टीम बहुत फॉर्म में हो जाएंगे, ये रन तो मसला ही कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं? थोड़ा सा सबसे अच्छा काम नहीं नसीम, सबसे अच्छा काम तो ये हुआ कि आपने न्यूजीलैंड को रेस्ट्रिक्ट किया 134 पे। अगर ये आपको याद होगा कि हम यही बात कर रहे थे कि 160 165 यहाँ पर पार स्कोर है टू विन अ गेम। अगर विलियमसन का वो रनआउट जो हसन अली ने किया, अगर वो ना करते तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 150 प्लस कर लेंगे इस पिच के ऊपर, और अगर ये 150 प्लस कर लेते तो आपने देखा जिस किस्म की बॉलिंग। और आपको याद होगा कि हमने ये भी जिक्र किया था कि अफगानिस्तान ने शारजाह पे पहले बैटिंग करते हुए 190 रन बनाए थे और उसके बाद स्कॉटलैंड गो खेल की टीम में 60 रन पे आउट हो गई थी। तो सेकंड टाइम अगर ड्यू फैक्टर नहीं होता तो शारजाह की पिच और ज्यादा डेंजरस हो जाती है बैटिंग करने के लिए। आप देखिए, ना कल बाबर आजम से हिटें लगी, ना रिजवान भी स्ट्रगल कर रहे थे। आई थिंक बीच में दोनों बहुत बचे भी हैं कि आते ही वो आउट भी हो जाते, क्योंकि बॉल लो रह रहा था, गेंद ग्रिप कर रहा था। और एक और जो एलिमेंट था, मैंने आपको कहा था कि जो एक और एलिमेंट जो आपको मैं कह रहा था कि न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं ना, वो उस किस्म के स्पिनर नहीं है जो बॉल को टर्न करा सके। यही रीजन है कि पाकिस्तान को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई सोधी को खेलने में और सैंटनर को खेलने में। सैंटनर को जो हिटें लग गई इसलिए कि वो आम बॉल करते हैं, उसलिए उनको छक्के लग गए। अगर यही स्पिन हो रहे होते, आप देखेंगे पाकिस्तानी बॉलर्स को जब हिटें मारने गए तो गेंद हवा में बाउंड्री लाइन के अंदर गिरा और जो कैच करने के आपको मौके मिले। सो मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान ने जो कल रिस्ट्रिक्ट किया, उसके बाद तो मुझे उम्मीद थी कि ठीक है, इनकी 4-5 विकेट गिर जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान ये हदफ जो है वो पूरा कर लेगा। और भाई थोड़ी बॉलिंग की बात कर लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी एक्सीलेंट दोनों मैचेस के अंदर। पहला मैच में मैन ऑफ द मैच,
लेकिन इवन एक्सीलेंट हारिस रऊफ पहले मैच में जो इंडिया के खिलाफ उनका स्पेल था, जो सेकंड स्पेल उन्होंने किया, ये तो लाहौर कलंदर्स का बड़ा तोहफा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। देखिए नसीम, हारिस रऊफ के बारे में बहुत सारी मुख्तलिफ आराल थी, इंक्लूडिंग आप भी मुझसे बहुत मरतबा ये सवाल करते थे कि क्यों हम हारिस रऊफ को प्रेफर कर रहे हैं दूसरे बॉलर्स के ऊपर। सो मैं आपको उसकी रीजंस दे रहा था कि कंडीशंस को देखते हुए हम बात करते हैं। हाँ, अगर यही कंडीशन में बात करता कि इंग्लैंड की, या मैं बात करता किसी ऐसी जगह पर जहां पर बाउंस अच्छा है, जहां पर पेस के साथ आप मिला के आप हिटे मार सकते हैं, तो फिर तो मैं आपको कहता कि मुझे हारिस नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर आपने देखा कि बॉलिंग ग्रिप कर रही है, और हारिस देखें अपनी तेज बॉलों से आउट नहीं कर रहे, हारिस अपनी स्लो डिलीवरी से आउट कर रहे हैं, क्योंकि वो तेज बॉल करते हैं तो उसके बाद 4 से 5 स्लो डिलीवरी करते हैं, और स्लो बॉल जो है वो ग्रिप कर रहा है, और उसके बाद वो टर्न भी हो रहा है, जिसकी वजह से बैट्समैन उसको हिट मारने में कामयाब नहीं है। एंड देन जो सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी बॉलर के लिए कि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कब आता है, जब वो अच्छा परफॉर्म करके आया हो। आपने इंडिया के खिलाफ उसकी जब परफॉर्मेंस देखी तो आप सोचेंगे एक बॉलर का दिल कितना बड़ा होगा कि जब वो बॉलिंग करने आया होगा न्यूजीलैंड के बैट्समैन के सामने, क्योंकि जब आप टॉप टीम के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करके आते हैं तो यही वो फॉर्म जिसकी हम जिक्र करते हैं, ये आपको इस तरह हासिल होती है, फिर आप उस फॉर्म को लूज नहीं करना चाहते। बहुत ही आइडियल लेंथ के ऊपर और इस यूएई की पिचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वेरिएशन को इस्तेमाल करते हुए हारिस रऊफ बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एसेट होंगे बाकी मैचेस में भी। इसलिए इनको बड़ा संभाल के भी यूज करना चाहिए मेरे अपने नजदीक, क्योंकि पाकिस्तान इनको सारे मैचेस ही खिलाने की कोशिश करेगा। आई विश के बीच में अगर पाकिस्तान चारों मैच जीत लेता है, पाकिस्तान के लिए इशू ये है कि नंबर 1 पे फिनिश भी करना है। इसलिए ये बाकी रिमेनिंग मैचेस आई थिंक आपको, मुझे तो यही स्क्वाड खेलता हुआ नजर आ रहा है, अब बारिंग के अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इंजरी ना हो जाए। तो वैसे अब कुछ पता नहीं है, इसलिए हम कोई बड़ा बोल भी नहीं बोलते। अरुण भाई कभी नमीबिया गले में आ जाए, इस वक्त नमीबिया स्कॉटलैंड के गले में आए हुए, 4 आउट कर लिया 37 रन पर। और आपको पता है हम इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं, जैसी टीम सामने होती है वैसे ही परफॉर्म करते हैं। ये भी हमारे बारे में मशहूर है, नमीबिया की तरह खेलेंगे, स्कॉटलैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड की तरह खेलेंगे, इंडिया के खिलाफ इंडिया की तरह खेलेंगे। देखिए अरुण भाई हवा तो बिठा दिया वैसे हमने टूर्नामेंट के आगाज में। पाकिस्तान एक फोर्स, एक पावर के तौर पे तो नजर आ गई। देखिए मैं आपको एक चीज तो ये बता दूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ कि पहले ही दोनों मैचेस टॉप टीम के खिलाफ हो गए। देखिए अगर खुदा ना खास्ता आप अगर टॉप टीम्स के खिलाफ ना खेलते, एक आध मैच की ऊंच नीच हो जाती, तो जब आप टॉप टीम के खिलाफ खेलने जाते तो आप नर्वस होते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ होता। अब तो आपने 2 टॉप टीम्स को हराया है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि अगर पाकिस्तान इतनी प्रोफेशनल जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अब तो हर टीम को उनको सामने नाम से नहीं खेलना है, आपने एक मैच खेलना है जिसमें सामने 11 खिलाड़ी हैं, इररेस्पेक्टिव वो किस टीम से बिलोंग कर रहे हैं। आपने वो 110% देना है जो आपने इंडिया के मैच में दिया, जो आपने न्यूजीलैंड के मैच में दिया। यही अगर मोमेंटम आप लेके चलेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैं सेमीफाइनल को टॉप करता हुआ तो मैं देख रहा हूं अपने ग्रुप। इंशाल्लाह अरुण भाई पाकिस्तान वर्ल्ड T20 टाइटल जीत कर आएगा। इससे नीचे की तो अब हम बात सोच ही नहीं रहे अरुण भाई। जिस तरीके से हमारे दिमाग थोड़े से खराब कर दिए हमारी टीम ने, जो परफॉर्म किया है पहले 2 मैचों में, और कमांडिंग अंदाज से आप पाकिस्तान के बॉलर्स खास तौर पे, और भी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप कह सकते हैं हम अपनी, अगर क्योंकि हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद है। लेग ब्रेक भी है, लेफ्ट आर्म स्पिन भी है, ऑफ स्पिन भी है, फास्टेस्ट भी है, और मीडियम पेसर भी है। अब सारी चीजें मौजूद है हमारे पास। एग्जैक्टली यही, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना नसीम कि मैं क्यों पाकिस्तान को इंग्लैंड के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। एग्जैक्टली यही बॉलिंग अटैक इंग्लैंड का भी है। आप देखिए उसके बाद वहां पर आदिल रशीद है, उनके पास वो एक और लेग स्पिनर है, उसके बाद ऑफ स्पिनर उनके पास मोइन अली की सूरत में है, फिर उसके बाद तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, वोक्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उन्होंने टाइमर मिल्स को लेकर आए हैं जो कि स्लो डिलीवरी बहुत अच्छी करता है। सो इसलिए मैं कह रहा था कि पाकिस्तान और इस वक्त इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक है इन यूएई की कंडीशन में इस वक्त द बेस्ट, इस वक्त बेस्ट दिखाई दे रहा है। अरुण भाई इस वक्त हमें जो बेस्ट दिखाई दे रहा है कि एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बाकी टीमों की परफॉर्मेंस कैसी है, जरा अरुण भाई से इस मामले में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ शुएब अख्तर साहब का भी मामला है, हारून भाई की क्या राय है, जरा सुनते हैं ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सब बहुत खुश हैं, शाहीनों की परवाज जिस तरीके की दिखाई दे रही है, फिर शाहीन की अपनी परवाज जैसी दिखाई दे रही है।
हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं जिस तरीके की कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है, लेकिन वर्ल्ड कप में 12 टीमें शरीक हैं। मैं क्वालिफाइंग राउंड हटा देता हूं तो अभी 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पाकिस्तान को अपने ग्रुप में भी अफगानिस्तान से भी मैच खेलना है, देन नमीबिया और स्कॉटलैंड की टीमें। तो हम 2 तगड़े मैच जीत चुके हैं, जो हारून रशीद साहब जो हमारे साथ शो का हिस्सा है, जिन्होंने बात कही थी। और भाई अगर बाकी टीमों की कारकर्दगी देखते हैं, मैं चले अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करते हैं। क्या इंडियन टीम जिस तरीके की उनको शिकस्त हुई है, फिर उनके हवाले से जो मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, कभी ये खबर आती है उन्होंने कोई ईमेल करवा दी और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से चली गई, कभी कोई और खबर आ रही होती है, कभी कोई और खबर आ रही होती है, कभी हमारी कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही होती है, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को रोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके मोरल में ऑटोमेटिकली फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन सेकंड चीज ये कि कहीं उनकी अपनी टीम में भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है हारून भाई, कुछ बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से अगर हम देखते हैं तमाम खिलाड़ियों की, तो आगे उनके लिए सफर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, एक तो मैं जो आपने पहला पॉइंट रेज किया उससे तो मैं नहीं फील करता कि टीम में कोई फर्क पड़ता होगा। जो आपने पहला पॉइंट रेज किया कि ईमेल्स और ये सारी चीजें। हाँ, सेकंड पॉइंट जो आपने कहा वो बड़ा वैलिड है कि अगर तो विद इन द टीम बिकरिंग है, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अमूमन जब भी कभी आपकी टीम में बहुत ज्यादा स्टार प्लेयर्स हों तो हर एक को ये फील होता है कि जी मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसलिए वो बाद दफा डेकोरम को आप देखते हैं कि वो तोड़ते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जो रोहित शर्मा है वो उसको प्रॉब्ली वो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग या इतने ज्यादा उसके ऊपर वो नहीं करते, ना ही उनको कोई कह सकता है। सो ये जब वो चीजें हो जाती हैं तो फिर टीम कहती है कि चार प्लेयर अगर कह रहे हैं मैं मेहनत कर रहा हूं तो ये क्यों नहीं कर रहा। और फॉर इंस्टेंस अगर वो कप्तान कोई चीज कहना चाह रहा है, ये आगे से अपने कहते हैं कि नहीं हम कहते हैं कि इस तरह कर लो। सो ये वो चीजें जो है वो टीम के कॉम्बिनेशन को या उनकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए ये पहला मैच था। पहले मैच में हम इंडिया को एकदम से रूल आउट कर दें और ये कह दें कि वो अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो टीम अच्छी है, वो वापस करेगी, कमबैक आए करेगी वो। और बाकी जो आप मैचेस देखेंगे, क्योंकि उनको अब जो 3 मैचेस मिलेंगे, ऑब्वियसली न्यूजीलैंड का मैच भी उनका टफ होना है, अफगानिस्तान के साथ उनका मैच टफ होगा। लेकिन मेरे अपने नजदीक उनके पास इतनी फायर पावर है कि वो मुकाबला कर सके। हाँ, मुझे उनका इशू नजर आ रहा है उनकी बॉलिंग में। बॉलिंग में जडेजा हो गए या उन्होंने वो जो नया चक्रवर्ती को इस्तेमाल किया था सीक्रेट वेपन, वो कुछ खास मुझे इतना अच्छा नजर नहीं आए। अश्विन को उन्होंने बाहर बिठाया हुआ है, अश्विन बहुत अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो T20 में अपना क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्या नहीं। इन कंडीशन में उनको हेल्प तो मिलेगी, लेकिन बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या पांड्या तो नहीं रहे तो उनकी जगह पे जो भी उनको रिप्लेस करेगा या जो उनके पास ईशान किशन बैठे हैं, उनके आने से टीम में डेप्थ तो आएगी डेफिनेटली। मैं ये फील करता हूँ, और वो ग्राफ्ट करके भी खेलना जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिट ही मारते हैं। तो जो वेल सूटेड कंडीशंस जो इस वक्त जो कंडीशंस नजर आ रही हैं, उसके लिए उनकी टीम वेल सूटेड है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि वो नहीं है। सो हमें उनको भी रूल आउट नहीं करना चाहिए। मेरे अपने नजदीक जो बाकी मैचेस होंगे ना, सेकंड मैच के बाद हम अपनी कोई राय कायम कर सकते हैं। लेट देम प्ले देयर सेकंड मैच एंड देन वील से कि वो किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। उनकी फिर ग्राउंड में जो बॉडी लैंग्वेज होगी, कप्तान का जो इंटरेक्शन होगा विद द प्लेयर्स, उससे काफी चीजें मखस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि अपनी कोई फाइनल इसमें जजमेंट दें कि जी टीम में कुछ रिफ्ट नजर आ रही है। तो लेकिन कम बैक मैं समझता हूँ इंडिया की टीम करेगी। अर्पित, कुछ बांग्लादेश की बात कर लेते। आज हिस्ट्री थी कि पहली मर्तबा बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें T20 क्रिकेट में मध्य मुकाबले आई थी। यानी इवन के उनके दरमियान आज तक T20 क्रिकेट का मैच नहीं खेला गया, और भाई है सरप्राइजिंग। हाँ, ये बिल्कुल है सरप्राइजिंग। और दूसरी तरफ नसीम, एक चीज ये भी थी कि बांग्लादेश ने, तो अगर आप देखें वार्म अप मैचेस से ही वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं। अपने मुल्क में उन्होंने, देखिए मैं आपको बताऊं कि क्यों बांग्लादेश की परफॉर्मेंस खराब हो रही है। आपने बांग्लादेश में इतनी ज्यादा होम सीरीज करवाई और आपने उन पिचेस को इतना ज्यादा खराब बनाया बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए। ना उनकी अपनी प्रिपरेशन हुई, ना वो जो दूसरी टीमें आई थी उनको कोई खास प्रैक्टिस मिली। आप देखें ना कि आपने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, आपने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया, और स्कोर क्या था 110, 120, 115, 90। मतलब आप मुझे बताएं कि T20 के मैच में अगर 2 अच्छी टीमें खेल रही हैं, कम से कम 150, 60, 170 लगा हुआ हो, दूसरी टीम चेस कर रही हो, तो पता लगा ना। अब वहां आप मुझे बताएंगे फास्ट बॉलर 1 से 2 ओवर करते थे,
सारे बॉल स्पिनर कर रहे हैं, इतनी लंबी टर्न हो रही है, तो ये क्या प्रिपरेशन थी? अब आप इसके साथ जब आप यहाँ पर आए, तो यहाँ आपको जब तगड़ी टीमें मिली, आपको तो वैसा स्पिन तो नहीं मिला ना जैसे आपको वहां मिल रहा था बांग्लादेश में। आपके बैट्समैन जो है वो आदी नहीं थे उन चीजों के, आपको प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। आप ना बैटिंग कर सक रहे हो ठीक तरीके से, आप ना बॉलिंग कर सक रहे हो ठीक तरीके से। तो मुझे तो वो टीम 2 मैचेस हारने के बाद किस तरह कमबैक करेगी, क्योंकि वो ग्रुप तो बहुत स्ट्रांग है, उसमें तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सारी की सारी टीमें, वेस्ट इंडीज फॉर दैट मैटर। सो मुझे तो बहुत लग रहा है कि बांग्लादेश को बहुत सोचना पड़ेगा कि उनकी जो प्रिपरेशन थी वो क्यों गलत फुटिंग पे हुई। बिल्कुल, हम भी कुछ थोड़ी सी अपनी बात कर लेते हैं। चलें, ये जो कल एक इंसिडेंट हुआ नेशनल स्पोर्ट्स टीवी पे, शोएब अख्तर का मामला, वो तो सारे मीडिया के अंदर आ गया, क्या लगा आपको? यार मुझे बहुत अफसोस हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठे हुए हो, ये मैं इसको इमेच्योरिटी कहूंगा। आपको पता है कि मिलियंस ऑफ पीपल, यार वहां लोग कौन कौन बैठे हुए थे ये भी तो देखें। आप सर विवियन रिचर्ड्स वहां बैठे हुए हैं, डेविड गार्ड जो कि बाहर से मेहमान आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं, फॉर्मर कैप्टन राशिद नदीम बैठे हुए हैं। हाँ, उनकी मौजूदगी में जब विविन रिचर्ड्स और डेविड गावर ने किया होगा, और दुनिया भर में एक प्रोग्राम देखा जा रहा है, हाउ कैन यू से टू अ स्टार कि यू कैन लीव, आई एम सेइंग इट ऑन एयर, ये कोई बात हुई? आप मतलब अपने आप को खुदा ना खास्ता, यार देखें मसला ये है कि जो ये मीडियम है ना, मीडिया ये बहुत रिस्पॉन्सिबल जगह है। यहाँ पर आपको बहुत तरीके के साथ सारी चीजें कंडक्ट करनी है। अगर आप एंकर हो, अगर आप किसी को बुरी बात लग रही है तो फॉर इंस्टेंस जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि पर्सनल ना हो, आप परफॉर्मेंस के ऊपर जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, किसी को कोई इतराज नहीं होगा। आप तो पर्सनल हो रहे हैं, आप मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ज्यादा पता है और जो क्रिकेटर है उसको कम पता है। अगर वो कह भी रहा है कि मैं हारिस रऊफ के मुतालिक अगर बात कर रहा हूं, तो आप शाहीन शाह के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं कि जैसे आप ज्यादा जानते हैं चीजों को। सो जहां पर ये एलिमेंट आ जाएगा तो बड़ा गलत है। आप ये बड़ा सोचना पड़ेगा। मेरे अपने नजदीक पीटीवी की मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रांगली इसको देखना चाहिए कि क्योंकि इन सब की मौजूदगी में एक आपके स्टार प्लेयर को, जिसने इस मुल्क को सर्व किया हुआ है, जिस तरीके से ट्रीट किया गया, और उसके बाद उसने बीच में पैसिफाई करने की कोशिश भी की, जो कि उसने अपने ट्वीट में कहा है शोएब ने कि मैंने ऑफ स्क्रीन उनको कहा कि आप अगर बैठ के इसको हम वो कर देते हैं, पैसिफाई कर देते हैं, आप मुझसे एक्सचेंज कर लो, सॉरी कर लो और मैं कर लूंगा, और उन्होंने नहीं किया। सो मैं तो कहता हूँ कि शोएब अख्तर जिस किस्म की पर्सनैलिटी है, उसने मेरे अपने नजदीक फॉरेन जो मेहमान थे उनको सामने रखते हुए बड़े हम्बल तरीके से वो शो छोड़ के चले गए। वरना जिस तरह की पर्सनैलिटी वो है, वो तो वहां सबका एक सीन क्रिएट कर सकते थे वो, अगर वो चाहते तो। सो मेरे अपने नजदीक ये बहुत ही बैड इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही इसको बड़े सीरियसली लेना चाहिए और इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन डेफिनेटली होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अरुण भाई, अगर शो खत्म नहीं किया तो आपके और मेरे खिलाफ एक्शन ले लेंगे जुहैर साहब, क्योंकि इश्तेहारात का टाइम हो रहा है, हेडलाइन का टाइम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई, थैंक यू वेरी मच। आप ऑल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और क्रिकेट हंगामा में हंगामा होता रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से खेल रही है, हंगामे करती भी दिखाई दे रही है, हंगामे जारी रहेंगे। लेकिन ये जो कल एक हंगामा हुआ शोएब अख्तर वाला, ये बड़ा बैड इंसिडेंट था। इसका कोई अच्छा कोई इम्पैक्ट नहीं गया सारी दुनिया में कि इंटरनेशनल प्लेयर सर विविन रिचर्ड्स, डेविड गावर फॉर्मर इंग्लिश कैप्टन बैठे हो और वहां पे जिस तरीके का वाकया हो गया। खैर, सारे काबिल एहतराम लोग हैं, वो इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं वो तो देखना होगा। हारून रशीद साहब की राय आपने सुन ली और वो बिल्कुल अपने सच्चाई के साथ खड़े हुए कि वो एक स्टार है, ये कोई एटीट्यूड नहीं था। और फॉरेन स्टार्स के सामने जो शो में बैठे हुए थे, एनीवे डॉक्टर नोमान नियाज रेस्पेक्टेबल आदमी हो, किस तरह इसको हैंडल करते हैं। शोएब अख्तर बहुत रेस्पेक्टेबल है, सारे रेस्पेक्टेबल वहां पे बैठे हुए थे। अब वो किस तरह हैंडल करते हैं, इट्स अप टू देम, वो किस तरह करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की नेकनामी पाकिस्तान टेलीविजन के साथ भी जुड़ी हुई, तो इस चीज को देखना चाहिए कि जहां पाकिस्तान का नाम जुड़ जाए वहां पहले मुल्क की नेकनामी की बात होनी चाहिए, बाकी तमाम बातें फिर बाद में होती है। वेल प्लेड ग्रीन शर्ट्स, कम ऑन, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। अल्लाह ने के बाद